आए हो पढ़ने बनेगी जिंदगी, रख लो कॉपी पेन साथ में। स्वागत करूं मैं थारो मास्टर जी की क्लास में। वेलकम यू ऑल इन दिस सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। देखो लेक्चर 1 के अंदर हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन और टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब जो लेक्चर 2 है इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी किन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन आपका चेंज हो सकता है। और उनमें से एक फेमस है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या इसी को बोलते हैं रेट लॉ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा रेट लॉ, और उसके साथ साथ हम देखेंगे मोलिकुलरिटी को इसी लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होता है। उनमें सबसे पहला है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ देखो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोला गया, प्रोडक्ट के नहीं, सिर्फ रिएक्टेंट का जिक्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन से इफेक्ट पड़ता है, रिएक्टेंट की। और वहीं अगर गैसेज हो तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, प्रेशर। थर्ड जो चीज है जिसे इफेक्ट होता है दैट इज टेम्परेचर, और चौथी चीज है कैटलिस्ट। इन दो चीज को हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, और इन दो टॉपिक को हम अभी जस्ट इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाय द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे आपका रेट कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को तो आपको फिलहाल कांस्टेंट रखना है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। यानी ये बात बताई किसने, रेट लॉ ने। और रेट लॉ क्या है, रेट लॉ एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखो ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, ठीक है, डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। अगर पेपर में रेट लॉ आता है तो आप ये वाला पार्ट लिखोगे। तो रेट लॉ क्या है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट, रिएक्शन का रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जहां पे रेट को आप लिखते हो किसकी फॉर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की फॉर्म में, जितने भी रिएक्टेंट है सभी की फॉर्म में, विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर, जिसमें हर टर्म की कुछ ना कुछ, हर कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ क्या होगी, पावर। और ये जो पावर है मे और मे नॉट बी सेम एज दी स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है आपके, ये जो ए और बी हैं, वो जो पावर इंक्रीज करोगे आप, वो ए और बी के बराबर भी हो सकती है और जरूरी नहीं उनके बराबर भी हो। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें इतनी सारी लिख दी। अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहें हम तो वो क्या होगा कि अगर आपको ये रिएक्शन दे दी कोई भी जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है और सी क्या है आपका, प्रोडक्ट है, तो इस केस में हम रेट को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे, रेट इज इक्वल टू, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितने भी रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है, एक तो ए है, ए की कंसंट्रेशन, और दूसरा है बी, इनकी कंसंट्रेशन और उसकी कुछ ना कुछ पावर, मान लिया पावर एक्स और वाई है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी रेट को लिख सकते हैं और इसी एक्सप्रेशन को नाम दिया गया रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ बोलता है कि आप रेट को रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हो बाय इंक्रीज, बाय रेजिंग सम पावर, उनकी कुछ ना कुछ पावर को रेज करके। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जब आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन क्या क्या है, रेट तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, के क्या है, के इज आपका रेट कांस्टेंट। ठीक है, के का नाम क्या है, रेट कांस्टेंट। और जो एक्स और वाई है इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी रिएक्शन को जस्ट देख के रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को देख के आप रेट लॉ नहीं लिख सकते, वहां पे आपको एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब इसको आप एक्सपेरिमेंटली निकाल पाओगे।
अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं अबाउट द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या है? देखो पहले तो यहां से अगर मैं के का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो के का फॉर्मूला क्या आएगा? के इज इक्वल टू ऊपर आएगा आपका रेट और नीचे आ जाएगा ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, अब अगर मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 ले लूं तो उस केस में क्या होगा? देखो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी के जो है रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। कब? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज 1। यानी इस ए और बी की जगह आप 1 रख दो तो 1 की तो कुछ भी पावर कर लो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो रेट डिवाइडेड बाय 1 वो किसके बराबर होगा? रेट के ही, यानी उस केस में रेट जो है वही क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब जो के है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी किसी और चीज पे वो डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे कंसंट्रेशन की बात हो चाहे कुछ और की बात हो। के जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो कुछ सवाल भी आते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या के की वैल्यू बदलेगी? तो उसका आंसर है नहीं बदलेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दोगे तो के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी फिक्स। एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए के की जो वैल्यू है अगर टेम्परेचर नहीं बदलोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, लार्जर दी वैल्यू ऑफ के इंडिकेट फास्टर रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट भी ज्यादा होगा, रेट ज्यादा का मतलब स्पीड से रिएक्शन होगी। और अगर के की स्मॉल वैल्यू है तो उस केस में रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा बार पूछा गया टॉपिक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट ला एक्सप्रेशन, यानी रेट ला एक्सप्रेशन को लिखो, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका सम निकाल दो, वही सम क्या कहलाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारा रेट हमने क्या लिखा था? रेट इज इक्वल टू के, ये रेट हम जो लिख रहे हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। अब पावर कौन कौन है? एक्स और वाई पावर है, तो उन पावर को अगर आप जोड़ दो, पावर हमने जोड़ दी एक्स प्लस वाई, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक्स की बात करो तो दैट इज दी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, और वाई की बात करूं तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, अब ये जो एक्स वाई है या जो ऑर्डर हमारा आएगा वो 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, वो फ्रैक्शन भी आ सकता है, फ्रैक्शन का मतलब 1/2 आ गया, 5/7 आ गया। वो अगर मैं पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात करूं तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल ऑर्डर है वो आपका पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये रेट इक्वेशन आपको दे दी, आपको बताना है ऑर्डर क्या होगा। तो फटाफट इस सवाल को सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट केस में आपको सिंपली क्या करना है? पावर को ऐड करना है। जैसे ए की पावर यहाँ कितनी है? 2, प्लस में बी की पावर कितनी है? -1, माइनस है तो ब्रैकेट के साथ लिया करो, तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसको बोलते हैं, जब भी ऑर्डर 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड में क्या होगा? पावर कितनी है? 1/2 + 1, यानी आपका आंसर हो गया 3/2। ठीक है, इसको ऐसे कुछ नाम स्पेशल नाम नहीं है, तो इट इज 3/2 ऑर्डर। नेक्स्ट है रेट इज इक्वल टू के, यहां तो कुछ पावर दी ही नहीं, यानी यहां पर ए की पावर कुछ है ही नहीं, है ना, तो कितनी मानेंगे हम? देखो इस के साथ में, इस के साथ में एक तो गुणा है ना, और हमें पता है अगर मैं किसी की भी पावर 0 कर दूं तो इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी इस एक की जगह मैं क्या भी रख सकता हूं? मैं a⁻0 भी रख सकता हूं। अब बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आएगा आपका 0, इसको बोलते हैं 0 ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्या करना है? कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ फर्स्ट में ऑर्डर कितना आएगा? पावर कितनी है? 1, तो ऑर्डर आपका आ गया 1। यहां ऑर्डर कितना आएगा?
ऑर्डर इज इक्वल टू ए की पावर है 1, बी की पावर भी 1, तो आपका आंसर आ गया 2। यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू ए की पावर है 2, बी की पावर है -1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। यहाँ पे तो अभी जस्ट हमने किया था, ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3, जोड़ दो, क्या आंसर आएगा 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम रेट ला एक्सप्रेशन से किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने देखो के का फॉर्मूला यहां से पढ़ा था। क्या फॉर्मूला है के का, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन की कुछ पावर है, यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेशन और उसकी कुछ पावर, और वो उस पावर को ही क्या नाम दिया हमने, ऑर्डर। ठीक है, अब रेट की यूनिट तो क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो भी फिक्स है, लेकिन इसकी कुछ पावर है, इसकी पावर x है, और इस पावर पे ही आपकी ओवरऑल के की यूनिट डिपेंड करेगी। तो अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग अलग होगी, और वो कैसे निकालेंगे, जैसे मेरे को जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है तो जीरो ऑर्डर के लिए निकालो। जीरो ऑर्डर के लिए रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर वहां पे कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, या सिंपली आप बोलो रेट किसके बराबर आ जाएगा, के। ठीक है, अब अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों की यूनिट भी बराबर होगी, तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ के इज सेम एज रेट। जो भी रेट की यूनिट है, और रेट की यूनिट क्या है आपकी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, वही आपकी किसकी यूनिट हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की। और ये वाला क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया है, जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो आपको, या एमसीक्यूज लगाओगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि किस ऑर्डर के लिए के की यूनिट सेम होती है रेट से। ठीक है, अब चलते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए रेट वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, सबकी वैल्यूज रख दो, रेट की क्या आएगी, रेट है आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, के, ए की वैल्यूज रखो, ए क्या है आपका मोल पर लीटर। ठीक है, अब बस मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसल, तो के की यूनिट क्या आ गई, के इज पर सेकंड, पर सेकंड बोलो या फिर पर टाइम बोलो। ठीक है, टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर, डेज। ठीक है ना, तो उस तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट निकाल देंगे। अब अगर सेकंड ऑर्डर है तो कैसे निकालोगे, सेकंड ऑर्डर है तो डायरेक्ट मैं के का फॉर्मूला लिखता हूं, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट की यूनिट क्या होगी, रेट की यूनिट होगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। ए की यूनिट क्या होगी, ए की यूनिट होगी मोल पर लीटर, और लेकिन इसका क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो, मोल पर लीटर पर सेकंड तो ऐसे कैसा रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल का भी स्क्वायर हो जाएगा और लीटर की पावर -1 का भी स्क्वायर, यानी -2। स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 2 बना देना, ये कुछ ऐसे है, लीटर की पावर -1 इसका स्क्वायर, पावर की पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे -2 आएगा, ना कि इसको आप वो कर देना। ठीक है ना, चलो अब इससे आगे सोल्व करते हैं। आगे जब आप यूनिट लिखोगे तो क्या आएगी, मोल की पावर आ जाएगी -1, लीटर की पावर आ जाएगी +1, और पर सेकेंड, और थोड़ा सा रीअरेंज करो, प्लस वाले को आगे लिखते हैं, तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आपकी यूनिट है सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब अगर सेकेंड के अलावा कोई और ऑर्डर हो, यानी सिंपली आप बोलो nth ऑर्डर हो, तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में के की जो यूनिट है वो, पहली बात तो फॉर्मूला रेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे ए की पावर m, मोल पर लीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय मोल की पावर n, लीटर की पावर -n। ठीक है, इसको सोल्व करो,
मोल की पावर ऊपर जाके -n हो जाएगी, तो आपका मोल का हो गया 1 - n, लीटर का हो गया n-1 और पर सेकंड ऐसे कैसा। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो n की पावर l की पावर n-1, मोल की पावर 1 - n और पर सेकंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल दिया कि आपको 5th ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के निकालो, 5th ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ के, तो क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5th ऑर्डर है तो n की जगह क्या रख दो 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, मोल की पावर 1 - 5 करोगे तो -4 और पर सेकंड। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर के लिए वो के की यूनिट पूछ सकता है। ठीक है ना, अगर ये फॉर्मूला याद रखो तो आप हर ऑर्डर के लिए के की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब इसी चीज को अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखना चाहें, जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी, रेट के बराबर यानी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई थी, पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आई थी, लीटर मोल की पावर -1 सेकंड की पावर -1। nth के लिए क्या आई थी, लीटर की पावर n-1 मोल की पावर 1 - n और पर सेकंड। ठीक है ना, अब ना इसके लिए मतलब सवाल कुछ इस तरीके से आते हैं। एक तो तरीका यही होगा कि ऑर्डर दे दिया यूनिट पूछ ली, कभी कभार ऐसा आता है यूनिट दे दी ऑर्डर पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए। जैसे सेकंड सवाल ही है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट कांस्टेंट आर गिवन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक देता हूं आपको, ट्रिक टू फाइंड ऑर्डर फ्रॉम यूनिट ऑफ के। अगर आपको यूनिट ऑफ के दे रखा है तो उससे ऑर्डर फाइंड आउट करना है, तो क्या करो, तो देखो उस केस में जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर इज इक्वल टू पावर ऑफ लीटर +1। जितनी भी लीटर की पावर है उसमें एक और जोड़ दो तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है ना, अब इस ट्रिक को अप्लाई करके भी देखते हैं। देखो जैसे इसमें है लीटर की पावर कितनी है -1, इसमें एक और जोड़ दो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, यानी ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और वैसे भी पता है ये यूनिट किसकी होती है, रेट की, और के की अगर यूनिट बराबर हो जाए तो वो जीरो ऑर्डर। यहाँ पे लीटर की पावर कितनी है 1 है, 1 में एक और जोड़ दिया तो क्या आ गया सेकंड ऑर्डर। यहाँ पे पर टाइम है तो ये कौन सा आ गया फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ भी लीटर की पावर कुछ नहीं मतलब 0 है, 0 में एक जोड़ दिया तो एक आ गया। यहाँ लीटर की पावर 2 है, 2 में एक जोड़ दिया तो ये कैसा है आपका थर्ड ऑर्डर। ठीक है, एमसीक्यू ही आते हैं इस टॉपिक से, मतलब इस कंसेप्ट से आपके सवाल। नेक्स्ट है फॉर ए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए सेकंड ऑर्डर इन बी। ये आपका सीबीएसई में भी और एचबीएसई दोनों में पूछा गया सवाल है। सेम ही क्वेश्चन आते हैं, कोई खास अलग बात सी है नहीं, लेवल का कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर, और इसने पावर क्या बताया है कि ए के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है, ऑर्डर ही तो पावर है, तो ए के रिस्पेक्ट में पावर है 1 और बी के रिस्पेक्ट में पावर है 2। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स, यानी अगर आप बी को 3 गुना कर दो तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखो रेट बदलेगा ये तो पक्की बात है। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, सवाल इस तरीके से आता है कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन आपका थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है या बदलता रहता है, तो उसका आंसर देखो इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अब यहाँ ए और बी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि टाइम के साथ कम होती रहेंगी, और अगर वो कम हो रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका रेट भी कम होता जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपका पूरी रिएक्शन में कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, अगर ऑर्डर पॉजिटिव है तो। चलो हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन, ये हमने कर लिया। तो देखो अब रेट बदल जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द
कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। अगर आपने 3 टाइम्स इसको कर दिया तो न्यू रेट विल बी, नया रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहली बात तो वो बदल जाएगा, तो मैं उसको रेट डैश बोल देता हूं, दैट इज इक्वल टू के ए ऐसे कैसा, बी की जगह क्या रख देना है आपने 3b और उसका स्क्वायर। अब बस 3 को बाहर निकाल लो तो किसके बराबर होगा, रेट डैश इज इक्वल टू 3 बाहर निकाल लिया तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा। देखो 3b का स्क्वायर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर 3 का भी है और b का भी है, तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया तो 3 का स्क्वायर बाहर आएगा, के ए और यहाँ पे b ऐसे का ऐसा b स्क्वायर। अब ये जो क्वांटिटी है ये तो किसके बराबर है, ये तो रेट के बराबर है, पुराने वाले रेट के बराबर। यानी सेम चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, सेम चीज को मैं लिख सकता हूं, पहली बात तो 3 का स्क्वायर 9 और रेट। ठीक है, तो यहां से एक चीज मेरे को समझ में आ रही है, वो चीज क्या है कि जो नया रेट है वो पुराने रेट का 9 गुना हो गया। ठीक है, तो न्यू रेट विल बी, इसके आगे कंटिन्यू करना, दैट इज 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट, पुराने रेट का 9 गुना वो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है, क्या बोलता है कि अगर ए और बी दोनों को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सेम फिर से वही लाइन लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बाय 2 टाइम्स न्यू रेट विल बी, तो आपका जो रेट डैश है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के ए की जगह भी आप 2a रखोगे और बी की जगह 2b रखोगे। ठीक है, बस बाहर निकालो, पहले तो इस पहले वाले 2 को बाहर निकाला और फिर 2 के स्क्वायर को बाहर निकाला, बाकी जो बच गया ऐसे कैसा लिख दिया। ठीक है, अब यहां से मैं बोलता हूं कि रेट डैश विल बी कितना हो जाएगा, ये 8 गुणा में रेट, तो न्यू रेट विल बी 8 टाइम्स ऑफ ओल्डर रेट। ठीक है ना, कब, जब ए और बी दोनों को आप डबल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके सीबीएसई और एचबीएससी में आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका एचबीएससी 2025 का सवाल है, इसने बोल दिया कि दी कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल एक्स टू वाई, यानी रिएक्शन दे दी एक्स से वाई, फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जो पावर है, पावर वो कितनी है, 3 है। दी कन्वर्जन ऑफ एक्स इंक्रीज टू 3 टाइम्स, कन्वर्जन ही कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को अगर आप 3 गुना बढ़ा दो तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, वही बात करो सोल्व इस सवाल को। सबसे पहले तो रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के, ये आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स, एक्स की पावर 3, क्योंकि बिकॉज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए मैं ऐसा लिख पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल दी, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम आपने गुणा बढ़ा दी तो जो रेट है वो बन गया रेट डैश, दैट इज इक्वल टू के, एक्स की जगह आ गया 3x और इसका क्यूब। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, सोल्व किया हमने, 3 को बाहर निकाला तो वो 3 का क्यूब बन गया इंटू के एक्स का क्यूब। ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो 27 रेट। ठीक है, इट मीन्स रेट विल बी कितने टाइम्स हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इट मीन्स रेट विल इंक्रीज 27 टाइम्स। ठीक है, और यही इसने पूछा था कि रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम बोल देंगे कि रेट विल इंक्रीज 27 टाइम्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपली सा 2-3 लाइन का आपका सवाल था। नेक्स्ट आपका देखो, सीबीएसई कर लिया, एचबीएसई कर लिया, अब किसकी बारी, नीट की बारी। ठीक है, सवाल दे दिया फॉर ए रिएक्शन रेट इज इक्वल टू ये है, तो हमें क्या बताना है, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को ट्रिपल कर दिया
बी को कुछ नहीं किया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बता दो। सबसे पहले तो आप लिखोगे रेट डैश दैट इज इक्वल टू के, ए को क्या किया आपने, ट्रिपल किया यानी 3a कर दिया, और इसकी पावर है 2 और यहाँ पे सेम रखा, तो रेट डैश इज इक्वल टू 3 को बाहर निकाला तो 3 का स्क्वायर, के यहाँ पे a का स्क्वायर और यहाँ पे b, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 9 गुना में रेट, तो 9 गुना वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको आप ओरली विद इन 5 सेकेंड सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए रिएक्शन इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल कर दिया, अगर बी को भी डबल कर दे तो ऑर्डर बताना है। देखो अब तक ऑर्डर दिया गया था, रेट पूछा गया था, अब की बार रेट भी दे दिया, कंसंट्रेशन में चेंज भी दे दिया और ऑर्डर पूछ लिया, तो कैसे करेंगे, तो यहां हम स्टार्ट करेंगे बाय लेटिंग, लेट, क्या लेट करेंगे, रेट इज इक्वल टू के, जो भी रिएक्टेंट है आपका ए, उसकी पावर मान लो x और b की पावर मान लो y, ठीक है, आपने लेट कर लिया। अब कंडीशन क्या बोलती है, ऑन डबलिंग दी ऑन डबलिंग दी concentration of B, rate also doubles, तो रेट को 2 गुना बढ़ाओ, 2 गुना बढ़ाने का मतलब है 2 गुना में रेट, दैट इज इक्वल टू, कब हुआ ऐसा, जब आपने बी को डबल किया, यानी ए को तो ऐसे का ऐसा रखना है, ए की पावर एक्स, बी की जगह क्या आ गया 2b, इसकी पावर y, ठीक है। अब 2 गुना रेट क्या था, रेट था आपका के, ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर वाई को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इन सब से ये सब कैंसल, तो हमारा आंसर आ गया 2 इज इक्वल टू 2 की पावर वाई, ठीक है। यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर कितनी है 1, राइट हैंड साइड में y है, अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b वो क्या है y, इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज 1, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सीबीएसई का सवाल है, सीबीएसई 2023 का, ठीक है, करते हैं चलो इसको सोल्व। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज 4 टाइम, यानी कंसंट्रेशन को 4 गुना आपने इंक्रीज किया, उससे क्या हुआ रेट जो है वो 16 टाइम्स हो गया, तो हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे करो इस सवाल को सोल्व, कैसे करेंगे, लेट रेट इज इक्वल टू के, अब कोई भी आपका रिएक्टेंट नहीं है तो आप कुछ भी मान लो, मैं ए ही मान लेता हूं, ए की पावर एक्स, ठीक है। अब ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन 4 टाइम्स रेट बिकम, कितने गुना हो गया 16 टाइम्स। अब इसी चीज को मैथ की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 16 इंटू रेट, 16 इंटू रेट दैट इज इक्वल टू के 4a टू द पावर x, ठीक है। अब 16 रेट की जगह क्या आ जाएगा, के a टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 4 की पावर x को आपने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया के a टू द पावर x, इससे ये कैंसल, तो 16 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। अब क्या करो 16 को 4 में बदलो, कैसे बदल सकते हैं, अगर 16 को मैं लिख दूं 4 का स्क्वायर बराबर 4 की पावर x, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये सब तो हमने लिख के सोल्व किया, अब इसी को ओरली सोल्व करना सीखो। आपको क्या देखना है कि मैं कंसंट्रेशन के टाइम्स को कितनी कंसंट्रेशन की कितनी पावर करूं कि वो रेट के बराबर हो जाए। जैसे कंसंट्रेशन कितना था 4 और रेट कितना था 16, तो 4 की कितनी पावर करूं 16 आ जाए, 4 की पावर 2 करूंगा तो 16 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 2। इस तरीके से आपने सोचना है।
कि कंसंट्रेशन की कितनी पावर करूं कि रेट आ जाए, ठीक है ना। अगले को पहले हम ओरली ही करेंगे, ठीक है, ओरली करेंगे, फिर हम किस पे जाएंगे, हमारे जो कन्वेंशनल मेथड है उस पे। जैसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 8, यानी रेट जो है 8 गुना हो गया ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पी, यानी यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो बताओ 2 की कितनी पावर करूं कि 8 आ जाए, बताओ फटाफट। 2 की कितनी पावर करने से 8 आएगा, 3 पावर करने से, तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। अब इसी चीज को हम लिख के भी सोल्व करेंगे, लेट रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे p दे रखा है तो p टू द पावर x, ठीक है। उसके बाद ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ p रेट बिकम्स, कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स, रेट 8 गुना हो गया। तो इसी चीज को जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8 गुना में रेट दैट इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ गया 2p टू द पावर x, तो 8 गुना रेट की जगह क्या लिख दिया, k p टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x आपने बाहर निकाल ली, यहाँ पे अरे रे कट गया, यहाँ पे आ गया 2 की पावर x थी, यहाँ पे आ गया k इंटू p टू द पावर x, ठीक है। k p टू द पावर x से कैंसिल, तो 8 बराबर आ गया 2 की पावर x। अब 8 को आप 2 में बदलो तो 2 की पावर कितना आएगा, 3 बराबर 2 की पावर x, तो यहाँ से क्लियर है x की कितना आ गया, 3। सिंपल सा सवाल, ठीक है। ओरली भी सोल्व कर सकते हैं और आप कन्वेंशनल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जैसे ये थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है। टफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैसे करके देखते हैं, चलो। इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल, यानी यहाँ कितना है 2, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज 4 टाइम। देखो कंसंट्रेशन की पावर करनी है रेट तक पहुंचने के लिए, उल्टा मत कर देना। कंसंट्रेशन की कितनी पावर करूं कि रेट आ जाए, यानी 4 की कितनी पावर करूं कि 2 आ जाए, बताओ। वैसे नॉर्मली नहीं सोच पाओगे ना, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो ऐसे, 4 की जगह 2 बना लो, इस 4 की जगह 2, यानी 2 की पावर 2 और इसकी पावर x बराबर 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर। तो यहां से हमारा 2x बराबर 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पावर कितनी है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 यानी हाफ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली सोच सकते थे कि 4 का अंडर रूट कर दूं तो 2 आ जाएगा, 4 का क्या कर दूं, अंडर रूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2, वही हमने किया है, ठीक है। और अंडर रूट में कितनी पावर होती है, अंडर रूट का मतलब पावर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये तो हो गया ओरली। अब सेम सवाल को हम क्या करते हैं, सेम सवाल को लिख के सोल्व करते हैं, कैसे, लेट सबसे पहले तो रेट इज इक्वल टू के, जितने भी रिएक्टेंट है सभी को मानना है a की पावर x b की पावर y, ठीक है। अब वो लाइन आप लिखोगे खुद, तो अब क्या हो गया, रेट जो है 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना में रेट, नहीं सॉरी, रेट 2 गुना ही हुआ, रेट हुआ है आपका 2 गुना, 2 गुना में रेट दैट इज इक्वल टू के, ये कितना हो गया, 4a की पावर x b की पावर y। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 गुना में रेट बराबर 4 की पावर x बाहर निकालो, यहाँ क्या बच गया, k a टू द पावर x b नहीं है सॉरी c है यार, पहले तो इसको कट करो, यहाँ पे आएगा c, यहाँ पे आएगा c, और यहाँ भी c टू द पावर y। इन सब से ये रेट कैंसल, तो 2 बराबर 4 की पावर x। वही सवाल फिर बन गया जो हमने, जहां से हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था, वही सवाल बन गया ये, कि इधर 2 ही रखो, लेकिन इधर 2 की पावर 2 और उसकी पावर x आ जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है, सोल्व करोगे तो। नेक्स्ट सवाल देखो, अब तक जितने सवाल थे सब में एक एक कंडीशन दे रखी थी, अब की बार क्या है, आपको 2-2 कंडीशन दे दी, एडवांस वर्जन आ गया ना। हमारे जो लेवल क्वेश्चन का लेवल है वो ऐसे ही है कि हर बार आपको एक स्टेप आगे नई नई चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपका किसका सवाल है, ये पीएमटी 2012, 9 और 5, 3 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। पीएमटी का मतलब क्या है, आपका पुराना वाला नीट, ठीक है। तो देखो करते हैं सवाल, वही सब है, स्टार्ट करेंगे विद लेट
रेट इज इक्वल टू, रेट किसके बराबर है, के, जो रिएक्टेंट है उनकी पावर ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये सारे हैं आपके एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1 क्या बोलता है, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली, जब आप ए को डबल कर दो तो रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है यहां तक। ठीक है, तो इसी को करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट है डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट आल्सो डबल्स। ठीक है, इसी को आप सोल्व करो मैथमेटिकली। कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा रेट डैश दैट इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ जाएगा 2a टू द पावर x b टू द पावर y। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, रेट डैश जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रेट डैश इज इक्वल टू 2 इंटू रेट दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x बाहर निकाला हमने, यहाँ अंदर क्या बच गया, k a टू द पावर x b टू द पावर y, इन सब से ये कैंसल, 2 बराबर 2 की पावर x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बोलता है कि अगर डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अब की बार दोनों को इंक्रीज कर दिया तो रेट जो है वो 8 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलो इसको भी सोल्व करते हैं। ऑन doubling the concentration of both, rate become 8 times। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 गुना रेट बराबर के 2a, इसकी पावर ऑलरेडी आप निकाल चुके, एक्स की वैल्यू निकाल चुके तो 1 ही रख दो, और यहाँ पे आएगा 2b की पावर y। ठीक है, सोल्व करो, 8 गुना रेट बराबर आ जाएगा a वाला 2 बाहर गुणा में b वाला 2 बाहर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k a b टू द पावर y, इन सब से रेट कैंसल, इस 2 से ये कैंसल, तो 4 बराबर आ गया 2 की पावर y। ठीक है, 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर y, तो यहाँ से आपका y बराबर कितना आ गया, 2। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो आप सिंपली लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के ए बी का स्क्वायर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में क्या है, ऊपर वाले सवाल में तो लिख रखा था इतने गुना हो गया उतने गुना हो गया, लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में खुद आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। कैसे अंदाजा लगाना पड़ेगा, जैसे 0.3 से 2.4 हो गया, कितने गुना हो गया बताना, ये 3 को कितने से गुना करेंगी, 24 हो जाए, 8 से, तो ये 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले लिखोगे लेट रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, अब यहां पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 बोलता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ बिकम डबल। अच्छा, जब भी इस तरीके के सवाल आए ध्यान रखो या कोशिश करो ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने की जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही हो। अगर मजबूरी है तो चलो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने की जहां पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट आपका चेंज हो रहा हो। और वो कौन सा, देखो पहले वाला है क्या, पहले वाले में दोनों को डबल किया और दूसरे वाले में ए को डबल किया, तो पहले दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन नाम उसका एक्सपेरिमेंट 1 ही देंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 बोलता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली ए डबल, कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रेट बिकम, रेट कितने गुना हो गया, खुद अंदाजा लगाओ, 0.3 से 0.6 हो गया, तो कितने गुना हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, अब यहां
ओरली सोल्व करके देखो, ओरली सोल्व करके देखेंगे, डबल डबल, दो की कितनी पावर करूँ, दो आ जाए तो आपका आंसर होगा एक, यानी ए की पावर कितनी आएगी, एक। ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हो कि 2 में रेट दैट इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या आ जाएगा, 2a इसकी पावर x, b की पावर y, यहां से 2 की पावर x बाहर आ जाएगा, k ऐसे का ऐसा, a की पावर x ऐसे का ऐसा, b की पावर y ऐसे का ऐसा, 2 में रेट, रेट से ये सब कैंसल, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x, तो आपका x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1। लेकिन हमें तो ओवरऑल ऑर्डर चाहिए या फिर b के रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, चलो अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट 2 बोलता है कि ऑन ऑन डबलिंग दी कंसंट्रेशन ऑफ बोथ, अगर दोनों को डबल कर दिया जाए तो रेट बिकम, रेट देखो कितने गुना हो गया, रेट आपका 8 गुना हो गया। यहां से देखो, कहां से, एक सेकेंड, 0.3 से 2.4, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 0.3 से 2.4, 3 को कितने से गुणा करेगी, 24 हो जाए तो 8 से गुणा करेंगे, तो रेट बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, अब इसी चीज को लिखो, 8 गुना में रेट बराबर हो जाएगा किसके, के 2a की पावर, a की पावर तो निकाल चुके हैं 1, और 2b की पावर y है। ठीक है, तो 8 गुना रेट बराबर, ये वाला a वाला 2 बाहर, b वाला 2 बाहर, यहाँ अंदर क्या बचेगा, k, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, अरे हट जा, हाँ, k a b टू द पावर y, इन सब से ये कैंसल, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 4 बराबर आ गया 2 की पावर y, ये क्या है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो अब यहां से मैं रेट लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के, a की पावर 1 आई है, b की पावर कितनी आई है, 2। ठीक है, तो a की पावर 1, b की, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 3 है ऑप्शन, नहीं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज 1, नहीं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b इज 2, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज 2, a के रिस्पेक्ट में तो 1 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अब अलग अलग वेरिएशन देखो, यहां था आपको कि डायरेक्ट बोल दिया कितने गुना हो गया, नेक्स्ट सवाल में आपको वैल्यूज से अंदाजा लगाना है कितने गुना हो गया, नेक्स्ट सवाल में आपको वैल्यूज से ही पता लगाना। देखो इसमें तो क्या था, कंसंट्रेशन तो बता रखा था ना कि कितने गुना हो रही है, यहाँ कंसंट्रेशन की भी वैल्यू दे दी। ठीक है, अब इस टाइप के सवाल को आप ओरली सोल्व कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड। वो देखो कैसे करेंगे, देखो जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको शुरू में ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करने हैं जिसमें किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही हो। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और 2, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को अगर मैं सेलेक्ट करूं तो बी तो सेम है, लेकिन ए जो है वो कितने गुना हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है, और ए के 2 गुना होने से रेट बी, रेट पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है, रेट बी 2 टाइम्स हो गया। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि कंसंट्रेशन को 2 गुना किया तो रेट भी 2 गुना हो गया। तो बताओ ए की पावर कितनी आएगी, 1, क्योंकि 2 की पावर कितनी करूँ कि 2 आ जाए, तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, तो ए की पावर 1 आ गया। अब ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जिसमें सिर्फ बी चेंज हो रहा हो। कौन से 2 हैं, ये दोनों, इन दोनों में देखो इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, यानी बी की पावर भी कितनी आएगी, 1। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओरली इसको सोल्व कर दिया, लेकिन इसी को आप लिख के भी सोल्व करोगे, कैसे, वही मेथड, लेट रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर कितनी आएगी, x, और b की पावर कितनी आएगी, y। ठीक है, अब लिखोगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, अगर इसको एक्सपेरिमेंट 1 नाम दो, इसको 2 नाम दो, इसको 3 नाम दो,
तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से हमें क्या पता लग रहा है? दो बातें पता लग रही हैं। पहली बात तो ये कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज 2 टाइम्स, जो ए की कंसंट्रेशन है वो 2 गुना बढ़ गई। और दूसरी बात हमें पता चल रही है कि रेट बिकम 2 टाइम्स, रेट भी कितने गुना हो गया? 2 गुना। ठीक है, अब इन सेम बातों को मैथ की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे? ए को 2 गुना कर दो, रेट को भी 2 गुना कर दो, यानी रेट क्या हो जाएगा? 2 गुना में रेट, दैट इज इक्वल टू के। ए की जगह क्या रख देंगे? 2a और इसकी पावर x और b की पावर y। ठीक है, अब 2 गुना में रेट बराबर 2 की पावर x को बाहर निकाला, यहाँ पे k बचेगा, a की पावर x बचेगा, b की पावर y बचेगा। इन सब से ये रेट कैंसल, तो 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि x की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से पता लगा कि x की पावर कितनी आएगी? 1। अब ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो जहां सिर्फ b चेंज हो रहा हो, तो वो कौन से दो एक्सपेरिमेंट है? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कौन कौन से? 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या क्या पता लग रहा है? पहली बात तो कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 2 टाइम्स, वो 2 गुना होगी। ठीक है, और दूसरी बात पता चल रही है कि रेट बिकम, रेट कितना गुना हो गया? 2 टाइम्स। अब इन दोनों बातों से आप बिल्कुल ऐसे का ऐसा एग्जैक्ट सेम चीज आपकी यहां आ जाएगी, बस फर्क कितना है? ए की जगह क्या आ जाएगा? ए की जगह बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, सीबीएसई 2025 का सवाल है। पहले ओरली सोल्व करते हैं, फिर हम इसको लिख के सोल्व करेंगे। पहले कौन से दो एक्सपेरिमेंट उठाओगे जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही हो? वो हमने उठा लिए ये दोनों। ठीक है, इसमें ये 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ए की पावर कितनी आएगी? 1। ठीक है, अब ऐसे दो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 उठा लिए, ये 2 गुना है, ये सेम है, यानी इसके 2 गुना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो रेट होगा वो बी पे डिपेंड नहीं करता, तो बी की पावर कितनी आ जाएगी? 0। बस हो गया आंसर, बात खत्म। अब इसी चीज को आप मैथ की फॉर्म में सोल्व कर लो। कैसे? लेट रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लिया, उससे कौन कौन सी बातें हैं उसमें? एक तो है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस 2 टाइम्स, और दूसरी बात उसमें है कि रेट बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर जैसे हमने सोल्व किया था यही वाली चीज बिल्कुल आप सेम यहां ले आओगे। ठीक है, तो इसको मैं अगर कॉपी कर लूं तो सेम मैं वहां पेस्ट कर सकता हूं। यहां से इसको अगर हम कर लें कॉपी और यहाँ पे लेके इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, और फिर अरे ये, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, अब अगले कौन से एक्सपेरिमेंट उठाएंगे? अगले एक्सपेरिमेंट उठाएंगे हम, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कौन से उठाने थे? 1 एंड 3। 1 एंड 3, इनसे क्या क्या पता चल रहा है? पहली बात हमें पता चल रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस 2 टाइम्स, 2 गुना होगी। और दूसरी बात हमें पता चल रही है कि रेट इज सेम, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से या तो आप डायरेक्ट लिख दो
कि रेट जो है वो बी पे डिपेंड करता ही नहीं, या फिर मैथमेटिकली सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करोगे? रेट वैसे का वैसा, दैट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 निकाल चुके हो, बी की जगह 2b रख दो, उसकी पावर y। तो अब आगे क्या लिखोगे? रेट इज इक्वल टू 2 की पावर y को आप आगे ले जाओ, के ए बी की पावर y, इन सब से ये कैंसिल। अब रेट के गुणा में एक भी है, ध्यान रखना, एक है। या फिर आप एक को लिख सकते हो 2 की पावर 0 बराबर 2 की पावर y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू इसके बराबर के ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें जो जो पूछे गए हैं वो सारी बात लिखोगे। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज 0, ओवरऑल ऑर्डर इज 1। ठीक है, तीनों के आंसर आपने लिख देने। नेक्स्ट सवाल जेई का है आपका। ठीक है, ओरली करूंगा, बाकी आप सोल्व खुद करोगे। ठीक है ना? देखो, पहले ये दो एक्सपेरिमेंट उठाए, अरे हाँ चलो, ये दो एक्सपेरिमेंट उठाए, यहां रेट सेम है। ठीक है ना? बी चेंज हुआ, रेट सेम है, इसका मतलब बी पे डिपेंड करता नहीं, बी की पावर 0 आएगी, बी की पावर एक ही ऑप्शन में 0 है, सिर्फ डी में। करेक्ट आंसर हो गया, बात खत्म। देखो 5 सेकंड भी नहीं लगे। दूसरा, और ए की पावर 1 कैसे आएगी? यहाँ पे देखो डबल हुआ, यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, यहाँ भी हो गया 2 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स 2 टाइम्स, 2 की कितनी पावर करूं? 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते हैं अब। नेक्स्ट सवाल देखो, ये वैसे आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, ये आप खुद ट्राई करना सेल्फ। ठीक है, कैसे करोगे? वैसे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं आपको। डबल किया, डबल किया, ये तो सेम ही है, डबल किया, ये भी डबल हो गया, डबल करने से डबल, इसका मतलब ए की पावर 1 आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा या सी आएगा। ठीक है, दूसरा डबल किया, लेकिन ये भी डबल हो गया, डबल डबल, ये 8 गुना। अब इस 8 गुना में से 2 गुना तो इसका ही है, यानी सिर्फ 4 गुना बच गया, यानी इसको डबल करने से ये 4 गुना हो गया, डबल करने से 4 गुना, तो 2 की कितनी पावर करूँ? 4 आ जाए 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको खुद सोल्व करना। ठीक है, नहीं होगा तो इस पीडीएफ में सॉल्यूशन उसका मिल ही जाएगा। नेक्स्ट सवाल सीबीएसई 2023 का है, हमें ऑर्डर बताना है ए और बी के रिस्पेक्ट में। खुद सोल्व करोगे, मैं ओरली बस आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। सेम है, डबल हुआ, सेम है, यानी बी की वजह से तो 0। ठीक है ना? डबल किया, सेम है, 0, बी को भूल जाओ, तो ए ही बचा। अब इसको डबल करने से ये कितने गुना हो गया? 2 चौके 8, 4 गुना, डबल करने से 4 गुना, 2 करने से 4, तो 2 की कितनी पावर करूं? 4 आ जाए 2, तो आपका ऑर्डर आएगा 2। तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2, बी के रिस्पेक्ट में 2, बस सॉरी 2 नहीं 0, हो गया खत्म। ठीक है, नेक्स्ट सीबीएसई 2024 का सवाल है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ एंड बीआर हमने निकालना है। ओरली करता ही हूं, बाकी आप खुद करोगे। देखो सेम, ट्रिपल किया, ट्रिपल हो गया, तो 3 की कितनी पावर करूं? 3 आ जाए 1, यानी यहाँ पे बी आर की पावर, बी आर का ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल किया, इन दोनों को ले, ट्रिपल किया सेम है, ट्रिपल किया सेम है, ट्रिपल किया 9 गुना हो गया, 3 की कितनी पावर करूं? 9 आ जाए 2, यानी इसके रिस्पेक्ट में आएगा 2, इसके रिस्पेक्ट में आएगा 1, 2 1। ठीक है, चलो इसको दो सवाल को सोल्व ही कर लेते हैं, भाई सोल्व। व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ एंड बीआर? कैसे सोल्व करेंगे? लेट रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ NO इसकी पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इसकी पावर y। ठीक है, अब फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2, 1 और 2 में क्या खास बात है?
क्या खास बात है वो लिखने की, यहाँ आप खुद लिखोगे लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना, वो आप लिख लोगे। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से क्या हमें पता लग रहा है, रेट हो गया 3 गुना रेट, दैट इज इक्वल टू के, NO की पावर x सेम ही है, लेकिन जो BR है वो कितना हो गया, कितना, 3 गुना, 3 गुना में BR2, ठीक है, और इसकी पावर y। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 3 गुना रेट बराबर आ जाएगा 3 की पावर y, NO की पावर x, BR2 की पावर y, और k में भूल गया था, रेट से ये कैंसल सब, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर y, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप क्या निकालोगे, BR की फॉर्म में निकालोगे, और वो कैसे निकालोगे, बाय चूजिंग दी एक्सपेरिमेंट। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, 1 एंड 3। 1 एंड 3 क्यों, क्योंकि वहां NO की वैल्यू, अरे सॉरी, BR का आया ना, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO नहीं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन BR2, ठीक है, वो हमने निकाला है। तो NO2 की अगर निकालना है आपने, तो एक्सपेरिमेंट 1 और 3 निकालोगे, और वो कितना आएगा, 1 और 3 से 2, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, पहली बात तो आपका फॉर्मूला बताओ क्या आया, फॉर्मूला आपका आया है रेट इज इक्वल टू के, NO की पावर 2 आएगी, BR2 की पावर 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला क्या बन गया, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय NO स्क्वायर बाय में BR2, ठीक है। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट से उठा के वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, तो रख दो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रखो के इज इक्वल टू, रेट की क्या वैल्यू है, रेट की वैल्यू है 1 गुना 1 की पावर 3, सॉरी 10 की पावर -3, डिवाइडेड बाय NO की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.05, 0.05 गुणा में, और NO की पावर 2 भी, इसकी पावर 2 भी, गुणा में 0.05, ठीक है। करो कितना आएगा, 1 गुना 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25, और 10 की पावर -4 गुणा 0.05, और सोल्व करोगे 1 गुना 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 25 पंजा 125 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व करोगे 10 की पावर -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 वो हो जाएगा 10 की पावर +6, और 3 माइनस का तो प्लस का 3, प्लस का 3 यानी 1000 डिवाइडेड बाय 125 नीचे है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। 125 8 1000 होता है 8, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड BR आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है, रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर BR2, ठीक है, सारी वैल्यू रख दो, रेट आपने निकालना है, रेट इज इक्वल टू के की वैल्यू आ गई 8, गुणा में NO की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.4, इसका कर देना स्क्वायर, और BR की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, इसका कर देना स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा 8 गुणा में 16 गुणा 10 की पावर -2 गुणा में, सॉरी इसका स्क्वायर नहीं आएगा 0.2, तो आपका आंसर आएगा 16 दूनी 32, और 8 दूनी 16, 16 16 256 है ना शायद, 256, तो ये 25.6 गुणा 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो ये सारी कैलकुलेशन मैं इतना इजीली कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे को आता है साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं आता तो मैंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर बना रखा है ऑन दी साइंटिफिक नोटेशन। डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। किस का लिंक, इस लेक्चर का नाम बेसिक, उसमें बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में साइंटिफिक नोटेशन
नाम से वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीबीएसई 2024 का सवाल था, इसको हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपका जेई एडवांस का सवाल। जेई एडवांस 2024 यानी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम में से एक, टॉप के 3-4 एग्जाम में आता है ये। ठीक है, टॉप के सबसे ऊपर तो आपका यूपीएससी हो गया, फिर आपका आता है जेई एडवांस, फिर आता है गेट, तो ये सारे एग्जाम हैं जो कि टफ कहलाए जाते हैं। तो उसमें से क्या हो गया जेई एडवांस। और जेई एडवांस का जो सवाल है जब आप करोगे तो आपको लगेगा अरे ऐसा सवाल तो सीबीएसई ने भी पूछा हुआ है, कहाँ पूछा हुआ है, ये वाला सवाल बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो जेई एडवांस का सवाल है, मैं इसको ट्राई करता हूँ ओरली सोल्व करने की फटाफट। ठीक है, पूरा लिख के आप खुद सोल्व करोगे, और जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा वहां पे सब जो ये चीज है ये ऑलरेडी लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ओरली सोल्व करते हैं। पहले मैं एक्सपेरिमेंट उठाता हूँ 1 और 2, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये हो गया 2 गुना, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब बी को डिलीट कर दो, बी का कोई काम नहीं। तो अब जितने भी क्वेश्चन होंगे बी का जिक्र ही नहीं करना। ठीक है, अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट उठाओ आप, पहला नहीं दूसरा और तीसरा, ये दोनों ए सेम, ये 2 गुना, रेट भी 2 गुना, तो सी की पावर कितनी आएगी 1, बी की पावर 0 आ गई, सी की पावर 1 आ गई। अब ए की पावर और बची, ए की पावर कैसे निकालेंगे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इन दोनों से। ठीक है, यहां पे ये कितने गुना हो गया, दिस इज 1.5 टाइम्स, ये कितना हो गया 1.5 टाइम्स, ये भी 1.5, ये भी 1.5, इसका मतलब ए की पावर भी कितनी आएगी 1, तो ए की पावर 1, सी की पावर 1, जी की पावर 0, तो ये हमने निकाल दी है। ठीक है, अब यहां से आप के की वैल्यू निकालोगे, के की वैल्यू कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर 1, सी की पावर 1, वैल्यूज पुट करो, रेट कितना है 6 गुना 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 गुना 10 की पावर -3। ठीक है, के की वैल्यू आ गई। अब के तो हमने निकालना नहीं, हमने निकालना है इन कंसंट्रेशन पे रेट क्या होगा, तो निकाल दो, रेट इज इक्वल टू के कितना आया है 3 गुना 10 की पावर -3 गुणा में ए कितना है 0.15 गुणा में बी का कोई मतलब नहीं, सी कितना है 0.15। ठीक है, बस सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड, ये 3 ही आएगा क्या, इसको डेट डेट ठीक है, ठीक है 6 दूनी 12, हाँ तो बस गुणा कर लो, सारी गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 15 15 225 225, और इसके गुणा में 3 है, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675, यानी ये आ जाएगा आपका 6 पॉइंट, पहली बात तो यहाँ 675 इंटू 10 रेज टू पावर -4 इंटू 10 रेज टू पावर -3, यानी आ जाएगा 675 इंटू 10 रेज टू पावर -7। अब हमें तो -5 रखना है, तो -5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6.75 गुणा 10 की पावर -5, तो आपका आंसर हो गया 6.75। दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो टफेस्ट एग्जाम का सवाल है और इतना इजी सवाल है। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली खुद से सोल्व करोगे, अगर सोल्व नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, कितनी ऐसी स्पीसीज हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, क्या क्या हो सकती है, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या मोलिक्यूल हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है थोड़ी देर बाद देखेंगे। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ टकराएं, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी कितने रिएक्टेंट
आपस में टकराते हैं जिससे केमिकल रिएक्शन होती है, उसी को बोला जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ टकराए इन ऑर्डर टू ब्रिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, उसी को बोला जाता है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन आपकी यूनिमोलिकुलर हो सकती है। यूनि का मतलब क्या होता है? एक, यानी उसकी मोलिकुलरिटी एक हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि एक मोलिक्यूल ही डिसोसिएट हो जाए, वो अपने आप को तोड़ ले। ठीक है। व्हेन वन रिएक्टेंट स्पीसीज इज इन्वॉल्व, जब एक ही रिएक्टेंट स्पीसीज हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो मोस्टली क्या मिलती है आपकी? यूनिमोलिकुलर। जैसे ये था, इससे आपका ये बन गया। और एग्जांपल मैं बताता हूं, CaCO3 था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें? CaO प्लस CO2 में। ये भी एक इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है। तो दीज आर दी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब कुछ रिएक्शन हो सकती हैं बायोमोलिकुलर, यानी दो मोलिक्यूल अलग अलग तरीके के, दो अलग अलग तरीके के मोलिक्यूल आपस में टकराए। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, कोलिजन का मतलब टकराना, वो एक साथ टकराए और उससे क्या हो? आपकी रिएक्शन हो जाए। जैसे डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आए, ये आपस में वो हो जाए। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो क्या? एक एग्जांपल हो सकता है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो एक मोलिक्यूल तो हो गया H2 का, एक मोलिक्यूल हो गया Cl का, ये दोनों आपस में टकराए, आपस में टकराने से रिएक्शन होगी और HCl बनेगा। तो कितने मोलिक्यूल टकराए? एक और एक दो, तो दो मोलिक्यूल टकराए तो वो होगी बाइमोलिकुलर। जरूरी नहीं है एक से हो, जरूरी नहीं है अलग अलग हो, एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी। जैसे यहाँ एक जैसे हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया कि अलग अलग, अलग अलग का मतलब वो नहीं है, अलग अलग का मतलब वहां पे सेपरेट हो सकता है। ठीक है। जो आपस में ना जुड़े हो। तो यहाँ एक HI यहाँ था, एक HI यहाँ था, ये दोनों आपस में टकराए, इनके टकराने से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ जिससे रिएक्शन होगी। तो ऐसी रिएक्शन को बोल देते हैं बाइमोलिकुलर। ठीक है। एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट हो सकती है ट्राइमोलिकुलर। ठीक है। ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन क्या हो जाएंगी? जहां पे तीन मोलिक्यूल एक साथ टकराए। ठीक है। यानी साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन 3 रिएक्टेंट स्पीसीज, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है 2NO, यानी दो तो NO के मोलिक्यूल और एक O का मोलिक्यूल आपस में टकराए, उससे ये प्रोडक्ट बने। या फिर आप बोल सकते हो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, यानी दो मोलिक्यूल तो H2 के, यानी H2 और तीसरा मोलिक्यूल O2 का, ये तीनों एक साथ आपस में टकराएंगे तो उससे क्या होगा? कोलिजन होगा, एनर्जी का एक्सचेंज होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है ट्राइमोलिकुलर। कुल मिला के हमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट गिन लेने हैं। जैसे यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? एक, तो ये है यूनिमोलिकुलर। यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? दो, तो ये कैसी है? बाइमोलिकुलर। यहाँ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? दो और एक, तीन, तो ये कैसी होगी? ट्राइमोलिकुलर। ठीक है। अब द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मोलिक्यूल्स कैन कोलाइड एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज वेरी स्मॉल। यानी मान लिया एक बॉक्सा है, इस बॉक्से में बहुत सारे क्या है आपके? रिएक्टेंट स्पीसीज हैं। तो 4 मोलिक्यूल अलग अलग डायरेक्शन से आए और एक साथ इस तरीके से टकराए, चारों एक साथ ऐसे टकराए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए जनरली आपकी जो मोलिकुलरिटी देखने को मिलती है वो कितनी देखने को मिलती है? 1, 2 या फिर 3। तो सो वैल्यूज ऑफ मोलिकुलरिटी पॉसिबल इज 1, 2, 3। ठीक है। और दूसरा बोल सकते हो वैल्यूज ऑफ मोलिकुलरिटी नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, वो क्या क्या हो सकती है? देखो, क्या 4 हो सकती है? रेयर है, हो भी सकती है, चलो
4 से ज्यादा, मोर देन 4 नहीं हो सकती। क्या नेगेटिव हो सकती है? नेगेटिव भी नहीं हो सकती, कि कभी नहीं बोल सकते -2 मोलिक्यूल एक साथ टकराए। क्या वो फ्रैक्शन हो सकती है? फ्रैक्शन का मतलब हाफ मोलिक्यूल, यानी 1/2, 4/3 मोलिक्यूल आपस में टकराए, ऐसा भी नहीं होगा। यानी मोलिकुलरिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। इनके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं हो, इनके अलावा आ रही है तो वो गलत है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी मोलिकुलरिटी निकालो तो हमेशा रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है। अब अगर मैं आपको ये रिएक्शन दूं और पूछूं इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बताओ, तो आप कितनी बताओगे? कोफिशिएंट जोड़ोगे, 1, 6, 3, तो कितनी होगी? 10। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी देखने को मिल रही है? 10। लेकिन अभी हमने बात करी मोलिकुलरिटी तो कितनी हो सकती है? मोलिकुलरिटी तो 1, 2, 3 हो सकती है। इसकी कितनी आ गई? 10। इसका मतलब या तो ऊपर जो हमने पढ़ा है वो गलत है, या ये रिएक्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ये रिएक्शन का लिखना सही नहीं है। यानी जैसा ये रिएक्शन लिख रखी है, एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो रही। ये वैसे तो आपको मोलिकुलरिटी इसकी देखने को मिलेगी 10, लेकिन एक्चुअल में है 2। वो कैसे है देखो। अब यहां बोलता है कि ए बैलेंस रिएक्शन इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ हाउ ए रिएक्शन प्रोसीड। यानी कोई रिएक्शन कैसे हो रही है सिर्फ बैलेंस रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते। जो रिएक्शन है वो आपकी सेवरल स्टेप्स के अंदर हो सकती है। सेवरल स्टेप्स का मतलब क्या है? कि मान लिया हमारे पास थे ए, बी और सी। सबसे पहले क्या हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो ए और बी आपस में टकराए और उन्होंने बनाया डी। ठीक है। अब डी जो है वो सी से टकराया और इसने बनाया प्रोडक्ट ई। ठीक है। तो हम इसी चीज को लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी गिव्स ई, यानी वहां पे डी का जिक्र है नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे स्टेप्स में रिएक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है सारी रिएक्शन सिंगल लाइन में हो या सिंगल स्टेप में हो, मल्टीपल स्टेप में भी हो सकती है। अब कितने स्टेप वो रिएक्शन ले रही है उसके हिसाब से हम रिएक्शन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी? रिएक्शन विच टेक प्लेस इन 1 स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो जाए, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई और एलिमेंट्री रिएक्शन वो दे सकता है। अब आपको एलिमेंट्री रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में आपको हमेशा देगा कि कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री है और कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन होती क्या है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी? जो सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन। हम रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं फ्रॉम द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वही पावर कर दो। किसके केस में? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में। तो लिखो, जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के ए नहीं, एच आई। के की बजाय क्या आएगा यहाँ पे? एच आई। वैसे तो हमें यहाँ पावर, ये जो पावर आएगी इस पावर को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता, लेकिन चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख सकता हूँ। कोफिशिएंट कितना है? 2। तो बिना एक्सपेरिमेंट किए मैं थ्योरेटिकली उसकी पावर लिख सकता हूँ। किसकी? एलिमेंट्री रिएक्शन की। ठीक है। देखो, जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ाया था, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन ये रहा। तो यहाँ पे एक वर्ड आया था कि पावर विच मे और मे नॉट बी सेम, यानी वो सेम हो भी सकती है और सेम नहीं। सेम कब होगी? सेम होगी एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सेम होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है तो सेम नहीं होगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एक बात तो ये होगी। अच्छा, और जैसे ये रिएक्शन है इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के
सिंपली NH4NO2। अब इस रिएक्शन का कोफिशिएंट कितना है 1, तो पावर भी कितनी आएगी 1। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सेम एज दैट ऑफ मोलिकुलरिटी, क्योंकि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है 2 और वही हमने पावर चढ़ा दी, मोलिकुलरिटी 2 थी, पावर 2, यानी ऑर्डर भी 2। इसका मतलब क्या है, मोलिकुलरिटी ही ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ ऑर्डर क्या है 1 है। तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस में ऑर्डर ही क्या कहलाएगा, मोलिकुलरिटी। अब मोलिकुलरिटी की तो लिमिट है कि मोलिकुलरिटी आपकी क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन या तो फर्स्ट ऑर्डर होंगी, या वो सेकंड ऑर्डर होंगी, या वो थर्ड। इनके अलावा किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में मोलिकुलरिटी और ऑर्डर बराबर नहीं होंगी, जो कि प्रॉपर्टी है किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहां लिख भी रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इस केस में ऑर्डर विल नॉट इक्वल टू मोलिकुलरिटी। ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। इस वजह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री नहीं होगी, याद रखना। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, जब भी कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो या फिर एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन में हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था कि मान लिया एक रिएक्शन है A + B + C गिव्स D, ऐसे दिखने में ऐसी लगेगी, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसी हो रही है, ये ऐसी हो रही है। A + B गिव्स, पहले उसने बनाया E, और फिर ये जो E था इसने C के साथ मिलके बनाया D। अब जब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो आप लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में लिखोगे, राइट साइड को राइट साइड में। लेफ्ट साइड कौन है, ABEC, तो हमने लिखा ABEC, और राइट साइड में क्या है, ED। अब जो भी कॉमन है उसको कैंसल आउट कर दो, ये हमने कैंसल आउट कर दिया, तो ओवरऑल रिएक्शन इसी के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन कैसी कहलाती है, इस तरीके की रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब सेवरल स्टेप्स जो होंगे इन्हीं को नाम दिया जाता है मैकेनिज्म। याद हो, बिल्कुल चैप्टर 1 के स्टार्टिंग के अंदर, लेक्चर 1 के अंदर हमने बात की थी कि हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या था, उसका पाथ। तो ये एक प्रकार से इस रिएक्शन का पाथ है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल, ये वाला बड़ा फेमस एग्जांपल है, पेपर में यही एग्जांपल आपका पूछा जाता है। रिएक्शन है H2O2 जो है वो H2O और O2 में डिसोसिएट हो रहा है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ I नेगेटिव। एक्चुअल में ये रिएक्शन देखने में ऐसी है, लेकिन कैसे हो रही है, ये जो आपका H2O2 है सबसे पहले वो I नेगेटिव के साथ मिलता है और वो बनाता है H2O और IO नेगेटिव। फिर जो आपका बचा हुआ H2O2 है वो इस IO नेगेटिव के साथ मिलके H2O और O2 बनाता है। अब जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या करो, लेफ्ट वाली चीज को लेफ्ट साइड, राइट वाली चीज को राइट साइड, और जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट। कॉमन कौन है, IO नेगेटिव कॉमन है, IO नेगेटिव से IO नेगेटिव कैंसिल। I नेगेटिव कॉमन है, I नेगेटिव से I नेगेटिव कैंसिल। तो क्या आएगा, 2H2O2 गिव्स 2H2O + O2। तो यहाँ पे बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब जितने भी स्टेप होंगे उनमें से कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा होगा जो कि आपका स्लो स्टेप होगा, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, जैसे मान लिया रेस हो रही है, उस रेस को कंप्लीट हुआ कब माना जाएगा, कंप्लीट हुआ तब माना जाएगा जब लास्ट जो दौड़ने वाला है वो अपनी रेस को कंप्लीट करे। तो इसमें जो भी स्लो स्टेप है वही स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां लिख रखा है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, क्योंकि स्लो स्टेप पूरा होगा तभी आपकी रिएक्शन पूरी हुई मानी जाएगी। तो जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लो स्टेप से भी हम क्या निकालेंगे, स्लो स्टेप से ही रेट निकाला जाएगा। ये आपका सवाल भी आता है कि व्हाट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कॉल्ड, तो वो कहलाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
ठीक है। तो अब इस रिएक्शन का रेट कैसे लिखोगे, रेट लिखोगे स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप है ये वाला, इसमें कौन कौन रिएक्टेंट है, H2O2 और I नेगेटिव। तो आपके रेट एक्सप्रेशन में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा H2O2 और एक आएगा I नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद मोलेकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब इन दोनों टॉपिक में आपका डिफरेंस आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। मोलेकुलरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक्सपेरिमेंट से आप ऑर्डर निकालोगे और मोलेकुलरिटी आप सिंपली बैलेंस करके निकालोगे। ऑर्डर जो है वो 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी, लेकिन मोलेकुलरिटी सिर्फ 1, 2, 3 हो सकती है और रेयरली 4 हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री के लिए भी है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, लेकिन मोलेकुलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के लिए वो नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आप ऑर्डर निकालते हो वो स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हो और मोलेकुलरिटी में स्लोएस्ट स्टेप का जो ऑर्डर है, मोलेकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये तो कुछ खास बात है नहीं, यहाँ पे जो मोलेकुलरिटी स्लोएस्ट स्टेप की है वही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी। अब सवाल करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, मोलेकुलरिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है, इन सब की मोलेकुलरिटी क्या, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो मोलेकुलरिटी कितने आ गया, मोलेकुलरिटी दैट इज इक्वल टू 2। इसमें कितना आ गया, इसमें मोलेकुलरिटी कितना आ गया, 2 और 1 3। इसमें कितना आ गया, 1 प्लस में हाफ दैट इज 3/2। क्या 3/2 पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बैलेंसिंग में आप हमेशा पूरे पूरे मोलिक्यूल रखना। तो यहाँ इसको दोबारा से बैलेंस करेंगे कैसे, 2 से गुणा कर देंगे तो 2SO2, इस नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कैंसिल और O2 गिव्स 2SO3। तो यहाँ से अब मोलेकुलरिटी कितनी आ गई, मोलेकुलरिटी इज 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ये सवाल है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मोलेकुलरिटी बताओ। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलेकुलरिटी आती है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेवर गिव्स अस ट्रू पिक्चर हाउ ए, ठीक है। तो ये आपका HBSC 2019 का सवाल है, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट बताई थी, ये वाली कहाँ गई, ये वाली। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ट्रू पिक्चर नहीं बताती, क्योंकि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो सेवरल स्टेप के अंदर होती हैं, तो ऐसी रिएक्शन का हमें पता नहीं लगता बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यही सब बातें आप इस आंसर में लिख दोगे। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल दैट मोलेकुलरिटी कैन बी 0? ना, मोलेकुलरिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनती कि 0 मोलिक्यूल से प्रोडक्ट बन जाए। 0 मोलिक्यूल 0 रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट पॉसिबल है नहीं, तो मोलेकुलरिटी भी 0 नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमें बताना है, राइट दी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख दो। सबसे पहले तो गिवन क्या है, रेट इज इक्वल टू के ए बी टू द पावर 1/2। तो यहां से ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू पावर का जोड़, ए की पावर है 1, बी की पावर है 1/2, तो आपका आंसर आ गया 3/2। उसके बाद कैन दिस रिएक्शन बी एलिमेंट्री रिएक्शन, तो इसका आंसर है नो, नो दिस रिएक्शन कैंट बी एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री नहीं हो सकती, बिकॉज फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम वहां लिखते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू मोलेकुलरिटी, ठीक है। तो इसमें वही बातें सारी आप लिख दोगे कि अगर ये एलिमेंट्री होती तो इसकी मोलेकुलरिटी कितनी आती, 3/2 आती, और 3/2 मोलेकुलरिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन भी आपकी एलिमेंट्री नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी बात लिख दोगे, और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है इसी साल का 2026 का। नेक्स्ट सवाल एक और 2026 का सवाल बोल दिया कि राइट दी रेट, ये आपको कोई रिएक्शन दे दी, ठीक है, राइट दी रेटल एक्सप्रेशन। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो उसमें कौन से स्टेप से लिखते हैं रेटल एक्सप्रेशन, स्लो स्टेप से।
स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला, तो लिख दो रेट इज इक्वल टू कौन आएगा यहाँ पे, के आएगा, और रिएक्टेंट कौन कौन, एक तो आएगा H2O2, उसका कोफिशिएंट है 1 तो पावर भी 1, और दूसरा है I नेगेटिव, उसका कोफिशिएंट भी 1 तो पावर भी 1। नेक्स्ट है डिटरमाइन दी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2, H2O2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 1, I नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा 1, और ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 2। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इन स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, फास्ट स्टेप है ना, और फास्ट स्टेप की मोलिकुलरिटी नहीं होती, तो नो क्या बोलते हैं इसको, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, मोलिकुलरिटी इसकी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में बताओ, पर्सनल मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।